हेलो एवरीवन, माई सेल्फ हर्षित कुमार पांडे। इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 5 ऑफ VLSI डिजाइन को कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक से। तो पहला टॉपिक आता है एडियाबैटिक लॉजिक सर्किट क्या होता है। तो एडियाबैटिक लॉजिक सर्किट क्या है? एन अल्टरनेटिंग अप्रोच टू लो पावर डिजाइन इज टू रिड्यूस द स्विचिंग एक्टिविटी एंड द अमाउंट ऑफ स्विचिंग कैपेसिटर टू द मिनिमम लेवल रिक्वायरमेंट टू परफॉर्म द गिवन टास्क। एडियाबैटिक लॉजिक सर्किट जो है एक प्रकार का अल्टरनेटिव अप्रोच है किसी लो पावर डिजाइन के लिए, जो कि रिड्यूस करता है स्विचिंग एक्टिविटी को और अमाउंट ऑफ स्विचिंग कैपेसिटर को टू मिनिमम लेवल रिक्वायरमेंट टू परफॉर्म। यानी ये क्या करता है? रिड्यूस करता है स्विचिंग एक्टिविटी और अमाउंट ऑफ स्विचिंग कैपेसिटर को किसके लिए? टू मिनिमम लेवल रिक्वायरमेंट टू परफॉर्म ए गिवन टास्क। यानी जिससे मिनिमम लेवल रिक्वायरमेंट हो किसी टास्क को करने के लिए। वी विल ऑलरेडी सीन द डिपेंडेंसी ऑफ डायनेमिक पावर ऑन द नोड ऑन ट्रांजिस्टर फैक्टर। हमने ऑलरेडी सीख लिया है कि जो डायनेमिक पावर है ऑन द नोड ऑफ ट्रांजिस्टर वो किस पे डिपेंड करता है। तो उसके लिए पावर का फार्मूला होता है पावर एवरेज इक्वल टू अल्फा टी सी लोड VDD का स्क्वायर इंटू एफ क्लॉक। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं? इससे हम डायनेमिक पावर निकालते हैं इस वाले एक्सप्रेशन से। सो इन द टिपिकल CMOS सर्किट, एनर्जी सप्लाई बाय द पावर सोर्स इज सप्लाई टू द लोड डिसिपेटेड इन PMOS वाइल पुलिंग अप एंड सिक्वेंशियली एंड MOS ड्यूरिंग पुल डाउन। इसीलिए क्या होता है, इसीलिए टिपिकली CMOS सर्किट में जो है वो सप्लाई बाय द पावर सोर्स जो है वो क्या करता है? सप्लाई किया जाता है लोड से, और उसमें पावर जो है डिसिपीट होते हैं PMOS में पुलिंग अप करने पर और NMOS में पुलिंग डाउन करने पर। सो द सप्लाई पावर लॉस्ट ओनली ऑन, इसीलिए जो सप्लाई पावर है वो लास्ट होता है वन साइकिल में। थॉट व्हाट इफ, सोचिए अगर इफ़ सम ऑफ द सप्लाई पावर कैन बी रिसाइकिल, अगर कुछ सप्लाई पावर को हम रिसाइकिल कर लें तो क्या होगा? तो उस कंडीशन में पावर की वैल्यू सी लोड इंटू VDD का स्क्वायर हो जाएगी। सो एडियाबैटिक लॉजिक सर्किट ये बताता है कि हम कैसे पावर को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो पावर को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करेंगे? पावर डिसिपेशन कैन बी रिड्यूस बाय मिनिमाइजिंग द स्विचिंग इवेंट, डिक्रीजिंग द नोड कैपेसिटर, रिड्यूसिंग द वोल्टेज स्विंग और अप्लाई द कम्बिनेशन ऑफ दीज मेथड। यानी हम पावर डिसिपेशन को रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे हम मिनिमाइज कर दे स्विचिंग इवेंट को, डिक्रीज कर दे नोड कैपेसिटर को और रिड्यूस कर दे वोल्टेज स्विंग को, या अप्लाई कम्बिनेशन ऑफ दीज मेथड, या तीनों के कम्बिनेशन को एक साथ अप्लाई कर दे, तो इससे आपका पावर डिसिपेशन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। इन ऑल दिस केस द एनर्जी ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई पावर इज यूज्ड ओनली once before being dissipated, there is the hardly and recycling of the draw energy। इसीलिए इन दिस केस में जो एनर्जी ड्रॉ होती है पावर सप्लाई से, उसका इस्तेमाल किया जाता है एक बार, once before being dissipated, मतलब कि जब तक डिसिपीट होता है उसके पहले एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है। यानी इन दिस केस द एनर्जी ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई इज यूज ओनली वंस, केवल एक बार ही इस्तेमाल किया जाता है, बिफोर बिंग डिसिपेट, जब वो डिसिपीट होने वाला होता है उसके पहले। ठीक, देयर इज हार्डली एंड रिसाइकलिंग ऑफ ड्रॉन एनर्जी, देयर इज हार्डली एंड रिसाइकलिंग ऑफ ड्रॉन एनर्जी की होती है। पावर डिसिपेशन को हम आसानी से नहीं रिमूव कर सकते। सो देखिए एडियाबैटिक लॉजिक सर्किट क्या बताता है। तो एडियाबैटिक लॉजिक सर्किट जो है वो ऑफर करता है पॉसिबल ऑफ फर्दर रिड्यूसिंग द एनर्जी डिसिपेशन ड्यूरिंग द सीवी। यानी एडियाबैटिक लॉजिक सर्किट जो है वो आपके पावर डिसिपेशन को कम करता है। कैसे कम करेगा? तो रिड्यूसिंग द एनर्जी डिसिपेशन ड्यूरिंग स्विचिंग इवेंट, यानी एनर्जी डिसिपेशन को कम करेगा। कैसे? स्विचिंग इवेंट में। एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ रिसाइकलिंग एंड रीयूज सम ऑफ द एनर्जी डाउन फ्रॉम द पावर सप्लाई। और इसमें क्या होती है? पॉसिबिलिटी होती है रिसाइकलिंग और रीयूजबिलिटी ऑफ सम ऑफ द एनर्जी डाउन फ्रॉम द पावर। यानी इसमें हम क्या कर सकते हैं? रिसाइकलिंग और रीयूज कर सकते हैं जो एनर्जी डिसिपीट हो रही है। एडियाबैटिक लॉजिक का यही फायदा है। यानी एडियाबैटिक लॉजिक सर्किट जो है वो पावर डिसिपेशन को कम करता है। कैसे कम करता है? तो स्विचिंग
कम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसके स्विचिंग इवेंट को कम कर दें, डिक्रीज कर दें नोड कैपेसिटर को, रिड्यूस कर दें स्विच वोल्टेज स्विंग को, तो इससे आपका क्या होता है, पावर डिसिपेशन कम होता है। तो एडियाबैटिक लॉजिक सर्किट यही काम करता है। क्या करता है, रिड्यूस करता है द एनर्जी डिसिपेशन ड्यूरिंग द स्विचिंग इवेंट। ठीक। Consider a RC circuit being to be constant current source which correspond to the linear voltage ramp. The energy dissipated during charge up, यानी जो एनर्जी डिसिपेटेड है ड्यूरिंग चार्ज अप होता है वो होता है RC/T VCT इंटू टाउ। द पोर्सन ऑफ एनर्जी दस स्टोर इन द कैपेसिटर कैन आल्सो बी रिक्लेम बाय द रिवर्सिंग द करंट सोर्स डायरेक्शन। यानी अगर हम एनर्जी जो स्टोर होता है कैपेसिटेंस में उसको हम कैसे रिक्लेम कर सकते हैं, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर कर। सो एडियाबैटिक लॉजिक सर्किट दस रिक्वायर नॉन स्टैंडर्ड पावर सप्लाई विथ टाइम वेरिंग वोल्टेज आल्सो कॉल्ड पल्स पावर सप्लाई। इसीलिए जो एडियाबैटिक लॉजिक सर्किट होता है उसको रिक्वायरमेंट होती है नॉन स्टैंडर्ड पावर सप्लाई का विथ टाइम वेरिंग वोल्टेज, और उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन स्टैंडर्ड पावर सप्लाई विथ टाइम वेरिंग वोल्टेज को, उसी का नाम होता है पल्स पावर सप्लाई। यानी यहाँ पर R और C लगा है, यहाँ पर I सोर्स है। ठीक, ये देखिए ये आपके पल्स पावर सप्लाई को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एडियाबैटिक लॉजिक सर्किट क्या करता है, पावर डिसिपेशन को कम करने की एक प्रकार की टेक्निक है। ठीक, बस ये आप जान जाइए। अब देखिए, टू कन्वर्ट द conventional CMOS logic gate into the adiabatic gate, pull up and pull down network must be replaced with the complementary transmission gate network। यानी अगर हमको कन्वर्ट करना है कन्वेंशनल CMOS लॉजिक गेट को इनटू एडियाबैटिक लॉजिक गेट में, तो हम क्या करेंगे, जो पुल अप एंड पुल डाउन नेटवर्क है उसको हम रिप्लेस कर देंगे किससे, कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजिशन गेट, जिसको हम टी गेट नेटवर्क भी बोलते हैं। जो टी गेट नेटवर्क होता है, द टी गेट implementing the pull up function is used to drive the tree output of the adiabatic gate, while T network implementing pull down function driving the complementary out gate। यानी जो पुल अप फंक्शन है, यानी पुल अप नेटवर्क यानी PMOS की बात कर रहा है, यानी टी गेट जो नेटवर्क होता है इम्प्लीमेंट करने के लिए, जिसमें पुल अप फंक्शन की अगर हम बात करें तो उसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो उसका इस्तेमाल करते हैं यूज टू ड्राइव द ट्री आउटपुट ऑफ द एडियाबैटिक गेट। यानी उसका इस्तेमाल करते हैं ड्राइव करने के लिए ट्री आउटपुट ऑफ द एडियाबैटिक गेट, वाइल टी गेट नेटवर्किंग इम्प्लीमेंटिंग पुल डाउन फंक्शन ड्राइव फ्रॉम द कॉम्प्लीमेंट्री आउट। वहीं टी गेट नेटवर्किंग पुल डाउन नेटवर्किंग का कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, तो फंक्शन ड्राइव करने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री आउटपुट नोड के लिए। तो हम आगे पढ़ते हैं। ऑल इनपुट शुड आल्सो बी अवेलेबल इन कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म, बोथ नेटवर्क इन द एडियाबैटिक लॉजिक आर यूज टू चार्ज अप एज वेल एज चार्ज डाउन द आउटपुट कैपेसिटेंस, विच इंश्योर द एनर्जी स्टोर एट द आउटपुट नोड कैन बी रिट्रीव बाई पावर सप्लाइंग एट द एंड ऑफ ईच साइकिल। जितने भी इनपुट थे उसको हम क्या कर सकते हैं, वो अवेलेबल होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में, जिसमें हम दोनों नेटवर्क इन द एडियाबैटिक सर्किट आर यूज, जिसमें हम दोनों नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि पुल अप और पुल डाउन नेटवर्क दोनों का। यानी बोथ नेटवर्क इन द एडियाबैटिक लॉजिक सर्किट का इस्तेमाल कर सकें, चार्ज अप एज वेल एज चार्ज डाउन द आउटपुट कैपेसिटेंस, which ensure that the energy store at the output node can be retrieved by power supplying। ये इंश्योर करता है कि जो एनर्जी स्टोर की जाती है आउटपुट नोड से उसको हम रिट्रीव कर सकते हैं पावर सप्लाई से एट द ईच एंड ऑफ ईच साइकिल और एंड ऑफ ईच साइकिल। ठीक, अब ये देखिए एडियाबैटिक CMOS एंड NAND गेट है, ये ऊपर जो है। अब ये देखिए जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल जो है एडियाबैटिक CMOS एंड NAND गेट का ऑपरेशन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम T गेट लगाते हैं। ठीक, तो ये सीरीज में लगा है, और जो सीरीज में लगा है वो क्या है, परफॉर्म करता है एंड ऑपरेशन, और जो पैरेलल में लगा है वो क्या है, T गेट है, जो कि परफॉर्म करता है NAND फंक्शन। तो ये एग्जाम्पल है एडियाबैटिक CMOS एंड NAND गेट का। तो यहाँ पर आपका एडियाबैटिक लॉजिक
कंप्लीट होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि एडियाबैटिक का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं। एडियाबैटिक देखिए कुछ चार्ज पावर डिसिपीट हो रही थी, उसको मिनिमाइज करने के लिए हमने टी नेटवर्क, टी गेट का इस्तेमाल किया। तो एडियाबैटिक लॉजिक सर्किट क्या करता है, पावर को मिनिमाइज करता है। इसका सिंपल आंसर यही है। यहाँ पर पैरेलल टी गेट परफॉर्मेंस एंड फंक्शन है, यहाँ पर सीरीज टी गेट जो कि परफॉर्म करता है एंड ऑपरेशन को, यानी सीरीज और पैरेलल लगे हैं। सीरीज जो है वो परफॉर्म करता है एंड ऑपरेशन को और पैरेलल जो है वो परफॉर्म करता है नैंड फंक्शन को। अब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू टेस्टिंग, टेस्टिंग की बात करते हैं। टू द इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट में कॉज द डिग्रेडेशन ऑफ परफॉर्मेंस ड्यू टू डिफॉल्ट एंड फॉल्ट। अगर हम कॉम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज कर दें इंटीग्रेटेड सर्किट को, तो उसमें क्या हो जाता है, कुछ डिग्रेडेशन हो जाता है उसके परफॉर्मेंस में से। क्यों हो जाता है ऐसा, यानी उसके परफॉर्मेंस में कमी आने लगती है। क्यों ऐसा, क्योंकि कुछ फॉल्ट, डिफेक्ट और फॉल्ट होते हैं। ठीक, कॉम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज करने से इंटीग्रेटेड सर्किट में वो परफॉर्मेंस को क्या कर देता है, कम कर देता है। क्यों कम कर देता है, क्योंकि उसमें कुछ फॉल्ट होती है और डिफेक्ट होता है, जिस कारण से इसके परफॉर्मेंस को कम कर देता है। तो इसीलिए हम फॉल्ट टेस्टिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो टू ऑर्डर टू हैव स्मूथ फंक्शन डिफेक्ट फ्री सर्किट एंड डिवाइस, द टेस्टिंग ऑब्जर्वेबिलिटी ऑफ आईसी नीड टू बी ग्रोन फ्रॉम द डीप सब माइक्रोन टेक्नोलॉजी। इसीलिए हमको स्मूथ फंक्शनलिटी के लिए, डिफेक्ट फ्री सर्किट के लिए हमको क्या करना पड़ता है, टेस्टिंग का इस्तेमाल करना पड़ता है, यानी टेस्टिंग एंड ऑब्जर्वेबिलिटी का इस्तेमाल किया जाता है आईसी के लिए। टू ग्रो फ्रॉम द डीप सब माइक्रोन technology enhancement and the higher complexity of IC become the bottleneck for the circuit to work correctly and difficult to test due to faster clock speed। ये जो टेक्नोलॉजी है, जो एनहेंस किया जाता है हायर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ आईसी को, वो क्या करता है, वो बनाता है बॉटल नेक फॉर द सर्किट टू वर्क करेक्टली। सर्किट को वर्क करने के लिए, यानी टेस्टिंग का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, सर्किट को अच्छे तरह से काम करा सकते हैं। और जो डिफ़िकल्ट होता है टेस्ट में, उसको भी हम फास्टर क्लॉक से सॉल्व कर सकते हैं। द डिमांड ऑफ डिले टेस्टिंग एंड द टाइमिंग एनालिसिस आर ट्रेमेंडसली इंक्रीज ड्यू टू हाई ऑपरेशन। जो डिमांड है डिले टेस्टिंग का एंड टाइमिंग एनालिसिस का, वो क्या होता है, धीरे धीरे इंक्रीज होता है। क्यों, ड्यू टू हायर ऑपरेशन फ्रीक्वेंसी और मिनिमम मिनिवेचर्स ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक, यानी जो डिमांड है डिले टेस्टिंग का, उसको हम टाइमिंग एनालिसिस से डायमेंशनली इंक्रीज कर सकते हैं। क्यों, ड्यू टू हाईली ऑपरेशन फ्रीक्वेंसी और मैनिपुलेशन ऑफ टेक्नोलॉजी से। देयर आर 3 वे ऑफ बाई विच सर्किट एंड डिवाइस कैन बी टेस्टेड। 3 तरह से हम सर्किट या डिवाइस को टेस्ट कर सकते हैं। एक होता है आपका वेरिफिकेशन टेस्ट। वेरिफिकेशन टेस्ट में हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं करेक्टनेस ऑफ सर्किट एंड डिवाइस। उसी तरह होता है मैन्युफैक्चरिंग टेस्ट, सेकंड वाला। मैन्युफैक्चरिंग टेस्ट में हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं फॉर एनी लॉजिकल फॉल्ट, पैरामीटर फॉल्ट या फिजिकल फॉल्ट विच कैन बी अकर ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एन आईसी। यानी मैन्युफैक्चरिंग टेस्टिंग में हम टेस्ट करते हैं किसी भी लॉजिक को जो कि फॉल्ट है, जिसमें लॉजिकल फॉल्ट के कारण होता है मैन्युफैक्चरिंग टेस्टिंग। पैरामीटर फॉल्ट कहीं पर आ गया, फिजिकल फॉल्ट आ गया, विच कैन बी अकर ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एन आईसी। तो वहाँ पर हम मैन्युफैक्चरिंग टेस्टिंग का इस्तेमाल करते हैं। वहीं एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्या होता है, द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट सप्लाई बाई VLSI इंडस्ट्री नीड टू वेरीफाई एंड एक्सेप्टेड बाई द यूजर ओनली आफ्टर कंप्लीटिंग द एक्सेप्टेंस टेस्ट। यानी जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है सप्लाई किया जाता है VLSI इंडस्ट्री में, उसको भी आवश्यकता होती है वेरीफाई और एक्सेप्टेंस करने के लिए यूजर को, कब, जब वो कंप्लीटिंग करे एक्सेप्टेंस। यानी जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है सप्लाई ऑफ VLSI इंडस्ट्री को, उसको भी आवश्यकता होनी चाहिए वेरीफाई और एक्सेप्टेंस करने के लिए बाय द यूजर। ठीक, तो वो कैटेगरी में आता है आपके एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के लिए। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, फॉल्ट मॉडलिंग की। तो फॉल्ट मॉडलिंग पर अब हम चलते हैं। ठीक है, अब हम फॉल्ट मॉडलिंग पे चलते हैं। ठीक है, ये मेरा पुराना हुआ नोट्स है।
ठीक, तो फॉल्ट मॉडलिंग पे चलते हैं। तो फॉल्ट मॉडलिंग क्या करता है? फॉल्ट मॉडलिंग की बात करें तो फॉल्ट मॉडलिंग इज द इंजीनियरिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग दैट कुड गो रॉन्ग इन द प्रोडक्शन डेवलपमेंट और ऑपरेशन ऑफ सर्किट और डिवाइस। फॉल्ट मॉडलिंग जो है वो प्रकार का इंजीनियरिंग रिप्रेजेंटेशन होता है समथिंग का जो कि रॉन्ग हो रहा है प्रोडक्शन डेवलपमेंट को और ऑपरेशन ऑफ सर्किट एंड डिवाइस। यानी फॉल्ट मॉडल कब आता है? फॉल्ट मॉडल इज एन इंजीनियर रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग, यानी जिसमें इंजीनियर कुछ रिप्रेजेंट करते हैं कि ये चीज़ फॉल्ट है, दैट कुड गो रॉन्ग, जो कि गलत है, इन द प्रोडक्शन डेवलपमेंट में या ऑपरेशन ऑफ सर्किट या डिवाइस, या किसी सर्किट और डिवाइस के ऑपरेशन में। यानी फॉल्ट मॉडल का इस्तेमाल में इंजीनियर क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं कि कुछ फॉल्ट है, कुछ रॉन्ग हो रहा है इस सर्किट से, तो कैसे उसके ऑपरेशन ऑफ सर्किट और डिवाइस को देख कर हम समझ सकते हैं कि ये फॉल्ट है। यूजिंग सम मॉडल द डिजाइनर और यूजर कैन देन इफिशियंटली एंड इफेक्टिवली प्रिडिक्ट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर फॉल्ट। यानी डिजाइन यूजिंग सच मॉडल, इस मॉडल का इस्तेमाल कर फॉल्ट मॉडलिंग का इस्तेमाल कर जो डिजाइनर है वो क्या कर सकता है? इफिशियंटली एंड इफेक्टिवली प्रिडिक्ट कर सकता है कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर, यानी फॉल्ट को इफेक्टिवली एंड इफिशियंटली प्रिडिक्ट कर सकता है कि यहाँ पर कहीं पर्टिकुलर फॉल्ट है। इंस्टेंट ऑफ लिस्टिंग द टाइप्स ऑफ फॉल्ट द एसेंस ऑफ फॉल्ट मॉडलिंग इज टू डिस्क्राइब द इम्पैक्ट फॉल्ट ऑन द नॉर्मल ऑपरेशन। यानी अगर हमको इंस्टेड ऑफ लिस्टिंग द टाइप्स ऑफ, अगर हमको लिस्ट करना है टाइप्स ऑफ फॉल्ट को, द एसेंस ऑफ फॉल्ट मॉडलिंग इज टू बी डिस्क्राइब, तो वहाँ पर हमको एसेंस ऑफ फॉल्ट मॉडलिंग को डिस्क्राइब करना पड़ेगा, जो कि इम्पैक्ट करता है फॉल्ट ऑन द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ वीएलएसआई, जो कि हमको क्या करता है? जो कि हमको इम्पैक्ट करता है फॉल्ट ऑन द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ वीएलएसआई सर्किट। ठीक, अब देखिए, द नंबर एंड द नेचर ऑफ फॉल्ट इन वीएलएसआई सर्किट स्ट्रांगली डिपेंड ऑन द लेवल एब्स्ट्रैक्शन। जो नंबर एंड नेचर ऑफ फॉल्ट होता है किसी भी वीएलएसआई सर्किट में, वो स्ट्रांगली डिपेंड होता है लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन या लेवल ऑफ आर्किटेक्चर भी बोल सकते हैं, या मॉडलिंग। तो जैसे देखिए यहाँ पर कुछ लेवल दिए गए, एक होता है सिस्टम लेवल, एक होता है आरटीयू फंक्शनल लेवल, एक होता है स्ट्रक्चरल लेवल गेट या स्ट्रक्चरल लेवल, एक होता है स्विच या ट्रांजिस्टर लेवल, और एक होता है फिजिकल लेवल। अब देखिए, जो सिस्टम लेवल होता है इस पे फॉल्ट सबसे कम होता है, वहीं फिजिकल लेवल की बात करें तो इसमें फॉल्ट सबसे ज़्यादा होता है। क्यों होता है? अभी यहाँ पर आपको सब पता चल जाएगा। एट द सिस्टम लेवल द नंबर ऑफ फॉल्ट आर रिलेटिवली लेस एंड फॉल्ट मॉडलिंग बिकम ईजियर। यानी सिस्टम लेवल पर फॉल्ट मॉडलिंग जो होता है वो कम होता है और फॉल्ट मॉडलिंग जो है वो ईजियर होगा यहाँ पर, यानी इसको आसानी से आप फॉल्ट इसको डिटेक्ट कर सकते हैं सिस्टम लेवल, क्योंकि ये क्या है? इसमें रिलेटिवली लेस फॉल्ट है, इसीलिए हम क्या कर सकते हैं? इसको ईजिली फॉल्ट मॉडलिंग जो है वो यहाँ पर ईजियर हो गया। वहीं एज वी मूव टुवर्ड द फिजिकल लेवल, अगर हम फिजिकल लेवल पर मूव करेंगे, यानी आखिरी लेवल यानी फिजिकल लेवल, ये फिजिकल लेवल है, तो वहाँ पर क्या होगा? द नंबर ऑफ फॉल्ट इंक्रीज सिग्निफिकेंटली एंड फॉल्ट मॉडलिंग बिकम वेरी टेंडियस। यानी जब हम फिजिकल लेवल यानी जैसे जैसे हम सिस्टम लेवल से फिजिकल लेवल पर मूव करेंगे तो फॉल्ट क्या होने लगेगा? इंक्रीज होने लगेगा सिग्निफिकेंटली। ठीक, यही बताया गया है। यानी एट द हायर सिस्टम एंड द लोअर फिजिकल लेवल, मतलब हायर होगा, हाईएस्ट होगा सिस्टम पर और लोवेस्ट होगा फिजिकल लेवल ऑफ और एब्स्ट्रैक्शन पर। फॉल्ट मॉडलिंग आल्सो रीच ऑन एन एक्सट्रीम, यानी यही बता रहा है कि फिजिकल लेवल पर फॉल्ट ज़्यादा होता है, वहीं सिस्टम लेवल पर कम होता है। एट द फंक्शनल लेवल डिफेक्ट, फंक्शनल लेवल का क्या काम है? जैसे यहाँ पर फंक्शनल लेवल था ना, देखिए फंक्शनल लेवल है और ये स्ट्रक्चरल लेवल है, फिर उसके बाद ट्रांजिशन लेवल है, तो इनकी बात करते हैं। तो जो फंक्शनल लेवल है वो क्या करता है? डिफेक्ट करता है आइडेंटिफिकेशन इन चैलेंजिंग, यानी वो क्या बताता है? विच कॉज द फॉल्ट। वो फंक्शनल लेवल डिफेक्ट करता है, यानी डिफेक्ट मतलब जो फॉल्ट को कॉज करता है, वो आइडेंटिफिकेशन का काम करता है फंक्शनल लेवल। वहीं
ऑप्टिमाइजिंग फॉल्ट मॉडलिंग अप्रोच इज डिजाइनिंग आइदर एट द, और जो ऑप्टिमाइजिंग फॉल्ट मॉडलिंग अप्रोच है उसको डिजाइन किया जाता है आइदर एट द लॉजिकल लेवल, लॉजिकल लेवल में आपका स्ट्रक्चर या गेट लेवल आता है, या डिवाइस लेवल जिसमें स्विच और ट्रांजिस्टर लेवल आता है। अब देखिए फॉल्ट मॉडलिंग एट द लॉजिकल लेवल, तो फॉल्ट मॉडलिंग अगर लॉजिकल लेवल की बात करें तो वहाँ पर 3 प्रकार के फॉल्ट होते हैं। मोस्ट कॉमन फॉल्ट मॉडलिंग एट द लॉजिकल लेवल आर स्टक ऑफ फॉल्ट मॉडल, उसके बाद ब्रिज फॉल्ट मॉडल। तो स्टक एट फॉल्ट मॉडलिंग की चलिए बात करते हैं। तो स्टक एट फॉल्ट मॉडलिंग में क्या होता है, द मोस्ट कॉमन मॉडल यूज फॉर लॉजिकल फॉल्ट इज टू सिंगल स्टक एट फॉल्ट। मोस्ट कॉमन मॉडल होता है लॉजिकल फॉल्ट ऑफ सिंगल स्टक एट फॉल्ट, यानी स्टक एट फॉल्ट क्या होता है, मोस्ट कॉमन मॉडल होता है लॉजिकल फॉल्ट का। हियर इसमें हम क्या करते हैं, वी एज्यूम दैट द सम ऑफ द सर्किट लाइन आर परमानेंटली फिक्स्ड एट द लॉजिक 0 एंड लॉजिक 1 ड्यू टू सम फीज। इसमें हम क्या करते हैं, कुछ सर्किट के लाइन को हम परमानेंटली फिक्स्ड कर देते हैं लॉजिक 0 और लॉजिक 1 में, ड्यू टू सम फेलियर, कुछ फेलियर के कारण। उसी तरह अगर हम बात करें ब्रिजिंग फॉल्ट मॉडलिंग की, तो ब्रिजिंग फॉल्ट मॉडलिंग क्या होता है, द ब्रिजिंग फॉल्ट इज द सेड टू बी अकरेंस व्हेन 2 और मोर सिग्नल लाइन इन द सर्किट आर एक्सीडेंटली कनेक्टेड, यानी जब 2 या 2 से अधिक सिग्नल लाइन को हम सर्किट में एक्सीडेंटली कनेक्ट कर दें एक साथ, तो वहाँ पर ब्रिजिंग फॉल्ट होता है। इट इज़ द क्वाइट पॉसिबल ड्यू टू द इम्परफेक्शन ड्यूरिंग लेआउट फैब्रिकेशन। ये क्यों पॉसिबल है, ड्यू टू इम्परफेक्शन ड्यूरिंग लेआउट फैब्रिकेशन। तो ये है आपका ब्रिजिंग फॉल्ट मॉडलिंग, यह है क्या, ब्रिजिंग फॉल्ट मॉडलिंग। अब यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि स्विच लेवल फॉल्ट मॉडलिंग क्या होता है, तो स्विच लेवल मतलब द सर्किट ऑफ इसी का एक्सटेंडेड वर्जन, मतलब इसी का पार्ट है सब, ठीक। यानी स्विच लेवल फॉल्ट मॉडलिंग की बात करें तो क्या है, द सर्किट, ये भी एक प्रकार का फॉल्ट है। तो 2 प्रकार के लेवल में होते हैं, एक होता है स्टैक्ड फॉल्ट और एक होता है फॉल्ट ब्रिजिंग फॉल्ट मॉडलिंग। ये दोनों मेन है। मेन के बाद हम दो तीन फॉल्ट मॉडलिंग और पढ़ेंगे, जैसे कि एक हो गया स्विच लेवल फॉल्ट, यानी फॉल्ट मॉडलिंग एट लॉजिकल लेवल। मेन तो यही है, स्टैक एट फॉल्ट और ब्रिजिंग फॉल्ट, लेकिन कुछ और भी है, जैसे कि कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है, स्विच लेवल फॉल्ट मॉडलिंग अगर आ गया तो क्या बताएंगे आप, तो आप ये बताएंगे कि द सर्किट इज डिफाइंड एट द ट्रांजिस्टर, जो कि जो स्विच लेवल फॉल्ट है ये ट्रांजिस्टर लेवल पर सर्किट डिफाइन किया जाता है। इसमें हम मॉस ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं। मॉस ट्रांजिस्टर कंसीडर एज द स्विच, जिसमें हम मॉस ट्रांजिस्टर को कंसीडर करते हैं, जिसमें एन मॉस ट्रांजिस्टर को ऑन किया जाता है जब गेट हाई होता है, वहीं पी मॉस को ऑन किया जाता है जब गेट लो होता है। टाइप्स ऑफ स्विच लेवल फॉल्ट मॉडलिंग जो है वो भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्टैक ओपन फॉल्ट। स्टैक ओपन फॉल्ट में ट्रांजिशन को कभी ऑन नहीं किया जाता, वहीं स्टैक शॉर्ट फॉल्ट में ट्रांजिस्टर हमेशा ऑन होता है। अब हम बात करते हैं स्टैक ओपन फॉल्ट मॉडलिंग, इसी का पार्ट, जैसे कि स्विचिंग लेवल फॉल्ट मॉडलिंग का ही पार्ट है स्टैक ओपन फॉल्ट। तो स्टैक ओपन फॉल्ट क्या है, जिसमें ट्रांजिस्टर जो है वो नॉन कंडक्टिंग होता है ड्यू टू सम फॉल्ट। द गेट आउटपुट में डिपेंड ऑन द प्रीवियस, गेट आउटपुट किस पर डिपेंड होता है, प्रीवियस स्टेट पर। द कॉम्बिनेशन सर्किट में एग्जिबिट सिक्वेंशियल, इसमें कॉम्बिनेशन सर्किट सिक्वेंशियल बिहेवियर को एग्जिबिट करता है। 2 पैटर्न टेस्ट विल इंक्लूड द 2 टेस्ट वेक्टर दैट आर अप्लाई इन द सीक्वेंस इज ए कॉमन स्टैक ओपन फॉल्ट मॉडलिंग। ये देखिए, ये स्टैक ओवर फॉल्ट मॉडलिंग को रिप्रेजेंट किया गया है। यानी स्टैक ओपन फॉल्ट मॉडलिंग एक प्रकार का नॉन कंडक्टिंग होता है, जिसमें ट्रांजिस्टर क्या होते हैं, ट्रांजिस्टर बिकम नॉन कंडक्टिंग होते हैं ड्यू टू सम फॉल्ट। इसमें जो गेट आउटपुट होता है वो डिपेंड करता है प्रीवियस स्टेट पर। इसमें कॉम्बिनेशन सर्किट जो होता है वो एग्जिबिट करता है सिक्वेंशियल बिहेवियर, और इसका डायग्राम है। उसी तरह स्टैक शॉर्ट फॉल्ट मॉडलिंग क्या होता है, ए ट्रांजिस्टर इज द परमानेंटली कंडक्टिंग इन द प्रेजेंस ऑफ फॉल्ट। इसमें ट्रांजिस्टर जो होता है वो परमानेंटली कंडक्टिंग होता है इन द प्रेजेंस ऑफ फॉल्ट। बोथ पुल अप एंड पुल डाउन नेटवर्क में बिकम कंडक्टिंग रिजल्टिंग इन द लार्ज करंट फॉलोइंग फ्रॉम VDD टू ग्राउंड। इसमें दोनों पुल अप एंड पुल डाउन नेटवर्क दोनों का इस्तेमाल किया जाता है, में बिकम कंडक्टिंग रिजल्ट इन लार्ज करंट फॉलोइंग फ्रॉम VDD टू ग्राउंड। इसमें पुल अप और पुल डाउन नेटवर्क दोनों का इस्तेमाल किया जाता है जो कि कंडक्टिंग रिजल्ट को शो कर देते हैं, यानी मे बिकम कंडक्टिंग रिजल्टिंग इन लार्ज करंट, जो कि कंडक्टिंग रिजल्टिंग को
बनाते हैं लार्ज करंट में फॉलोइंग फ्रॉम वीडीडी टू ग्राउंड, जो कि फॉलो किया जाता है वीडीडी टू ग्राउंड। टू डिटेक्ट दिस फॉल्ट वी मॉनिटर द करंट फ्लोइंग, हमको अगर इस फॉल्ट को डिटेक्ट करना है तो हम मॉनिटर करेंगे करंट के फ्लोइंग को। नोन एज आइडियल टेस्टिंग, जिसको हम IDDQ टेस्ट भी बोलते हैं। टेस्ट वेक्टर कुड कंसिडर फ्रॉम द VDD टू ग्राउंड इन द प्रेजेंस ऑफ फॉल्ट, इसमें हम टेस्ट वेक्टर को क्या करते हैं, काज करते हैं कंडक्टिंग पार्ट, जो कि VDD टू ग्राउंड होता है इन द प्रेजेंस ऑफ फॉल्ट। इस तरह से ये है, ये डायग्राम है। तो फॉल्ट मॉडलिंग भी आपको कवर हो गया। अब देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं डिजाइन फॉर टेस्टिंग पर, कि डिजाइन फॉर टेस्टिंग क्या होता है। तो देखिए, डिजाइन फॉर टेस्टिंग, द टास्क ऑफ डिटरमाइन वेदर द फैब्रिकेशन चिप आर फुल्ली फंक्शन इज हाईली कॉम्प्लेक्स, कैन बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग। अगर हमको किसी टास्क को डिटरमाइन करना है तो अगर वहाँ पर फैब्रिकेट करते हैं चिप को, जो कि फुल्ली फंक्शनल होता है, हाईली कॉम्प्लेक्स में, वो बहुत ज़्यादा टाइमिंग कंज्यूमिंग होता है। सो व्हेन फॉल्ट चिप पास द इम्प्रॉपरली डिजाइन टेस्ट दे कैन काज सिस्टम फेलियर। अगर हमको फॉल्ट चिप को इम्प्रॉपर डिजाइन करना है टेस्ट में, तो वहाँ पर कुछ वो सिस्टम को क्या कर सकता है, फेल कर सकता है। यानी व्हेन फॉल्ट चिप पास ए इम्प्रॉपर डिजाइन टेस्ट, अगर कोई फॉल्ट चिप जो है वो पास किया जाए इम्प्रॉपरली डिजाइन टेस्ट से, तो वो क्या कर सकता है, वो काज कर सकता है सिस्टम के फेलियर को। एंड इनॉमरस डिफिकल्टी इज सिस्टम डिबग, और उसमें बहुत सी डिफिकल्टी आ जाएगी। दस इट इज़ अ ग्रेट इंपॉर्टेंट डिटेक्ट फॉल्ट एज अर्ली एज पॉसिबल, इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि हम डिटेक्ट कर सके फॉल्ट को एज अर्ली एज पॉसिबल। जनरली टेस्ट फॉर ए लार्ज सर्किट वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड इंश्योरिंग करेक्ट फंक्शनलिटी बिकम इंक्रीज मोर डिफिकल्टी। अगर हमको टेस्ट करना लार्ज सर्किट को, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, तो उनके लिए हमको करेक्ट फंक्शनलिटी और इंक्रीज करना चाहिए। तो हमको क्या करना चाहिए, हमको अगर देखिए जनरेटिंग टेस्ट फॉर लार्ज सर्किट इज वेरी टाइम, अगर हमको जनरेट करना है लार्ज सर्किट को तो ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा, और वो इंश्योर करेगा करेक्ट फंक्शन, और करेक्ट फंक्शन भी इंश्योर करने में टाइम लगेगा। इसीलिए हमको इंक्रीजली मोर डिफ़िकल्टी मिलेगी। इफ़ डिज़ाइन कैन बी मॉडिफाइड टू मेक टेस्ट जनरली ईजियर, अगर हमको ऐसा डिज़ाइन करें जो कि टेस्ट को ईजियर बना दे, तो उसका नाम होता है डिज़ाइन फॉर टेस्टिंग, यानी टेस्ट को ईजियर बनाना, वही डिज़ाइन फॉर टेस्टिंग का काम होता है, जिसको हम डिज़ाइन फॉर टेस्टेबिलिटी भी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं डिज़ाइन फॉर टेस्टेबिलिटी क्या होता है। डिज़ाइन फॉर टेस्टेबिलिटी इज डिफाइंड इज ए डिज़ाइन टेक्निक दैट मेक टेस्टिंग अ चिप पॉसिबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव बाई एडिंग एडिशनल सर्किट टू द चिप। यानी डिज़ाइन फॉर टेस्टिंग जो है एक प्रकार का डिज़ाइन टेक्नोलॉजी है, जो कि आपके टेस्टिंग ऑफ चिप को, जिसमें टेस्टिंग ऑफ चिप करना पॉसिबल होता है, और ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है। और इसमें हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं एडिशनल सर्किट टू द चिप, जिसमें हम क्या करते हैं, इफेक्टिवली ऐड करते हैं एडिशनल सर्किट टू द चिप। डिज़ाइन फॉर टेस्टिंग जो है वो इम्प्रूव करता है कंट्रोलेबिलिटी एंड ऑब्जर्वेबिलिटी को भी किसी इंटरनल नोड पर। सो दे आर एम्बेडेड फंक्शन कैन टेस्ट, जिसमें हम एम्बेडेड फंक्शन को भी टेस्ट करते हैं डिज़ाइन फॉर टेस्टिंग से। मोस्ट डिज़ाइन फॉर टेस्टिंग टेक्निक कैन बी टारगेट टुगेदर सिक्वेंशियल सर्किट वेयर टेस्ट जनरेटेड जनरली इन द टेंडेंशियल डायर। ज़्यादातर डिज़ाइन फॉर टेस्टिंग टेक्निक जो होता है वो टारगेट किया जाता है सिक्वेंशियल सर्किट पर, जो कि टेस्ट जनरेशन करे जनरली प्रेडिक्शन टेस्ट में। तो देखिए, डिज़ाइन टेस्टिंग जो होता है, डिज़ाइन फॉर टेस्टिंग टेक्निक कैन बी डिवाइडेड इनटू एड हॉक टेक्निक एंड बिल्ट इन सेल्फ टेक, यानी 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है एड हॉक टेक्निक, एक होता है बिल्ट इन सेल्फ टेस्ट, एक होता है स्कैन सेल बेस्ड अप्रोच। ठीक, अब बात करते हैं एड हॉक डिज़ाइन फॉर टेस्टिंग टेक्निक। तो एड हॉक डिज़ाइन फॉर टेस्टिंग टेक्निक क्या होता है। एड हॉक टेस्ट टेक्निक एज नेम सजेस्ट आर कलेक्टिंग द आइडिया एम एट द रिड्यूसिंग टेस्टिंग कम्बिनेशन। टेस्टिंग कम्बिनेशन को अगर हमको कम करना है तो एड हॉक टेस्टिंग का इस्तेमाल करेंगे। इसमें कॉमन टेक्निक क्या होती है एड हॉक टेस्टिंग का, जिसमें हम पार्शियली लार्ज सिक्वेंशियल सर्किट का इस्तेमाल करते हैं, कॉमन टेक्निक है जो कि इस्तेमाल करते हैं। एक होता है एडिंग कर दें हम टेस्ट पॉइंट को, एक हो गया कि हम ऐड कर दें मल्टीप्लेक्सर को, एक हो गया कि हम प्रोवाइड कर दें फॉर ईजियर स्टेट रिजल्ट के लिए।
तो ये कैटेगरी में आते हैं, मोस्ट कॉमन टेक्निक है एड हॉक टेस्टिंग का। अब देखिए अगर हम बात करें पार्शियन ऑफ मक्स टेक्निक, पार्शियन एंड मक्स टेक्निक क्या होता है? पार्शियन एंड मक्स टेक्निक्स क्या होता है? जिसमें कॉम्प्लेक्स सर्किट कैन बी पार्शियनाइज्ड एंड मल्टीप्लेक्सर कैन बी इंसर्टेड सच दैट द सम ऑफ द प्राइमरी इनपुट कैन बी फेड टू पार्शियनाइज्ड पार्ट थ्रू द मल्टीप्लेक्सर विद द एक्सेशन कंट्रोल सिग्नल। मतलब क्या कर सकते हैं इसमें, हम कॉम्प्लेक्स सर्किट को पार्शियल और मल्टीप्लेक्सर की हेल्प से इंसर्ट करते हैं। इसका कहने का मतलब ये है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डिवाइड कर दिया गया 32 बिट काउंटर को इंटू 32 बिट कॉन्स्टिट्यूशन में, जिससे क्या हो गया, जिससे हम रिड्यूस कर दिए टेस्टिंग के टाइम को, और यानी टेस्टिंग की टाइम जो है वो रिड्यूस हो गई। और कितना रिड्यूस हो गई? 2⁻15 हो गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम है। उसी तरह जो एड हॉक टेक्निक है वो क्या कर सकता है, उसका एक एडवांटेज ये भी है कि वो डिसेबल कर सकता है इंटरनल ऑसिलेटर और क्लॉक को, इसको भी ये डिसेबल कर देता है। कौन? एड हॉक टेक्निक एक प्रकार का ये इसकी एडवांटेज है कि ये डिसेबल कर देता है इंटरनल ऑसिलेटर एंड क्लॉक को। यानी ये क्या करता है, टू अवॉइड करता है एसिंक्रोनस इशू ड्यूरिंग टेस्टिंग, इंटरनल ऑसिलेटर एंड क्लॉक शुड बी डिसेबल। जिसमें हम क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं सिंक्रोनाइजेशन इशू को, जो कि टेस्टिंग और इंटरनल ऑसिलेटर और क्लॉक शुड, जो कि ये अवॉइड कर सकता है सिंक्रोनाइजेशन इशू को ड्यूरिंग टेस्टिंग, और इंटरनल ऑसिलेटर को और क्लॉक जो हो वो डिसेबल कर देता है। कौन? एड हॉक टेक्निक। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एड हॉक टेक्निक यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। ये क्या कर दिया, सर्किट को डिसेबल कर दिया इंटरनल ऑसिलेटर और क्लॉक को। यहाँ पर इस डायग्राम से आप देख सकते हैं। इसी तरह ये क्या करता है, अवॉइड करता है एसिंक्रोनस एंड रिडंडेंट लॉजिक को। एसिंक्रोनस एंड रिडंडेंट लॉजिक को भी अवॉइड कर सकता है, यानी टू अवॉइड स्टैटिक हजार्ड डिलीबरेटरी रिडंडेंसी को इंट्रोड्यूस करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम है। उसी तरह ये अवॉइड करता है डिले के डिपेंडेंसी को भी अवॉइड करता है। कौन? एड हॉक टेक्निक। चेन ऑफ इन्वर्टर कैन बी यूज टू डिजाइन डिले टाइम एंड यूज एंड ऑपरेशन, जिसमें हम एंड ऑपरेशन का इस्तेमाल करते हैं डिले को कम करने के लिए। उसी तरह बात करते हैं अब सेकेंड टाइप ऑफ टेस्टिंग, जो कि है स्कैन बेस्ड टेस्टिंग। ठीक, तो स्कैन बेस्ड टेस्टिंग क्या है? इट इज ऑलरेडी नोन दैट कंट्रोलेबिलिटी एंड ऑब्जर्वेबिलिटी कैन बी एनहेंस द प्रोबेबिलिटी providing more accessible logic node with additional input output line and multiplexer। हमको ये पता है कि जो कंट्रोलेबिलिटी एंड ऑब्जर्वेबिलिटी है वो एनहेंस कर सकती है, एनहेंस बाई प्रोवाइड, अगर वो एनहेंस कर दे सकती है क्या, जब अगर हम उसको प्रोवाइड कर दें एक्सेसिव लॉजिक नोड को, बाई एडिंग एडिशनल इनपुट आउटपुट लाइन एंड मल्टीप्लेक्सर। However, the use of additional input-output pin can be costly। ये कॉस्टली होता है। Not only the chip fabrication but also for packaging। यानी जो इनपुट आउटपुट पिन होता है वो कॉस्टली होता है, चिप के फैब्रिकेशन के ही लिए नहीं बल्कि पैकेजिंग के लिए भी। द स्टोरिंग सेल इज रजिस्टर आर यूज एज द ऑब्जर्वर पॉइंट, कंट्रोल पॉइंट और बोथ। जो स्टोर सेल होता है रजिस्टर का, इसका इस्तेमाल किया जाता है ऑब्जर्वर पॉइंट और कंट्रोल पॉइंट दोनों के लिए। तो स्कैन बेस्ड टेस्टिंग हमको क्या बताता है, इसकी क्या एडवांटेज है? जो देखिए स्कैन बेस्ड टेस्टिंग डिजाइन है, द स्टोर एलिमेंट आर कनेक्टेड टू फ्रॉम लॉन्ग सीरीज शिफ्ट रजिस्टर। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें लॉन्ग सीरीज शिफ्ट रजिस्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी जो स्कैन बेस्ड डिजाइन है, जो इसमें स्टोरेज एलिमेंट जो होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं लॉन्ग सीरीज शिफ्ट रजिस्टर से, सो कॉल्ड स्कैन पाथ, इसीलिए इसका नाम स्कैन पाथ होता है। बाय यूजिंग मल्टीप्लेक्सर एंड ए कंट्रोल सिग्नल, जिसमें हम मल्टीप्लेक्सर और कंट्रोल सिग्नल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें दो प्रकार के मोड होते हैं, टेस्ट मोड और एक होता है नॉर्मल मोड। अगर हम टेस्ट मोड की बात करें तो क्या होता है, स्कैन इन द सिग्नल इज क्लॉक इनटू स्कैन पाथ, जिसमें स्कैन इन सिग्नल जो होता है वो क्लॉक होता है स्कैन पाथ में, और आउटपुट ऑफ द लास्ट स्टेज लास्ट इन स्कैन आउट, और आउटपुट ऑफ द लास्ट स्टेज जो होता है वो स्कैन आउट होता है। वही नॉर्मल मोड की बात करें तो नॉर्मल मोड में स्कैन इन द पाथ इज डिसेबल एंड स्कैन इन पाथ जो होता है वो डिसेबल होता है, और सर्किट जो होता है वो फंक्शन करता है सीक्वेंशियल सर्किट की तरह। तो ये है कुछ डायग्राम, ठीक, कॉम्बिनेशन लॉजिक हो गया, इसका डायग्राम है।
अब इसमें दो प्रकार के, जैसे कि लेवल सेंसिटिव स्कैन डिजाइन क्या है। अगर हम बात करें लेवल सेंसिटिव स्कैन डिजाइन, तो ये बोथ incorporate both the level sensitive scan path approach using shift register. The level sensitive is ensure that the sequential circuit response। देखिए लेवल सेंसिटिव हमको यह बताता है कि जो सीक्वेंशियल सर्किट है वो इंडिपेंडेंट होती है ट्रांजिशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्किट से, सच एज कंपोनेंट एंड वायर डिले। ये लेवल सेंसिटिव स्कैन डिजाइन बताता है। तो देखिए स्कैन डिजाइन भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लेवल सेंसिटिव, ठीक, और एक होता है बिल्ट इन। देखिए इसमें लेवल सेंसिटिव स्कैन डिजाइन क्या है। देखिए लेवल, ये स्कैन डिजाइन का एक लेवल सेंसिटिव है। तो लेवल सेंसिटिव क्या बताता है किसी स्कैन डिजाइन में, लेवल सेंसिटिव आपको ये बताता है कि जो सीक्वेंशियल सर्किट है वो रिस्पॉन्स करती है इंडिपेंडेंटली ऑफ ट्रांजिस्टर। यानी ये बताता है कि जो सीक्वेंशियल सर्किट है वो क्या करती है, रिस्पॉन्स करती है, इंडिपेंडेंट होती है, जो कि जो सीक्वेंशियल सर्किट का रिस्पॉन्स है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है ट्रांजिशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्किट, जैसे कि हम कंपोनेंट एंड वायर डिले की बात करें। 10 लेवल सेंसिटिव स्कैन डिजाइन जो होता है वो रिमूव करता है हजार्ड एंड रेसेस को, ठीक, ये हजार्ड एंड रेसेस को रिमूव करता है। ATPG आल्सो सिंप्लीफाइड सिंस टेस्ट हैव बीन जनरेटेड ओनली फॉर द कॉम्बिनेशन पार्ट ऑफ, इसीलिए ATPG का आल्सो सिंप्लीफाइड, जो ATPG है उसका आल्सो वो भी क्या होता है, सिंप्लीफाइड होता है। क्यों? क्योंकि टेस्ट जो है वो जनरेट किया जाता है ओनली फॉर द कॉम्बिनेशन पार्ट ऑफ सर्किट, ठीक। अब हम आखिरी टेस्ट की बात करते हैं, बिल्ट इन सेल्फ टेस्ट। बिल्ट इन सेल्फ टेस्ट के बाद ही खत्म हो जाएगा। तो बिल्ट इन सेल्फ टेस्ट क्या होता है, तो बिल्ट इन सेल्फ टेस्ट इन्वॉल्विंग द इंसर्टिंग, जिसमें हम क्या करते हैं, देखिए बिल्ट इन सेल्फ टेस्ट या BIST इज द DFT मेथोलॉजी, जिस इन्वॉल्विंग द इंसर्टिंग द एडिशनल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फीचर इनटू इंटीग्रेट, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, बिल्ट इन सेल्फ टेस्ट में हम इंसर्ट करते हैं एडिशनल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के फीचर को इंटीग्रेटेड सर्किट में, टू अलाउ देम टू परफॉर्म सेल्फ टेस्ट, जो कि अलाउ कर दे कि ये सेल्फ टेस्ट को परफॉर्म करे। जो बिल्ट इन सेल्फ टेस्ट है वो अवॉइड करता है यूज ऑफ कॉस्टली ATE, यानी ये अवॉइड करता है जो कि कॉस्टली ATE का इस्तेमाल हम ना कर सकें उसको, यानी ऑटोमेटिक टेस्ट इक्विपमेंट को अवॉइड करता है क्योंकि वो कॉस्टली होता है, इसीलिए। ओनली 2 एक्सटर्नल पिन आर सफिशिएंट, इसमें 2 एक्सटर्नल पिन जो होती हैं वही सफिशिएंट होता है, एक होता है कंट्रोल और एक होता है आउटपुट पिन। बिल्ट इन सेल्फ टेस्ट जो होता है वो रिक्वायर करता है लोअर सिस्टम इफेक्ट एंड प्रोवाइड बेटर फॉल्ट डायग्नोसिस। बिल्ट इन जो सेल्फ टेस्ट होता है वो रिक्वायर करता है लोअर सिस्टम एफर्ट एंड प्रोवाइड करता है बेटर फॉल्ट डायग्नोसिस। सिस्टम मेंटेनेंस एंड रिपेयर कॉस्ट, इसमें सिस्टम मेंटेनेंस और रिपेयर कॉस्ट भी रिड्यूस होती है। बिल्ट इन सेल्फ टेस्ट कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो अप्लाइड टू द सर्किट दैट हैव नो डायरेक्ट कनेक्शन टू द एक्सटर्नल पिन सच एज एम्बेडेड मेमोरी। बिल्ट इन सेल्फ टेस्ट का आल्सो इसका इस्तेमाल करते हैं अप्लाई करने के लिए सर्किट जिसके पास कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है एक्सटर्नल पिन सच एज एम्बेडेड मेमोरी। द एसेंशियल सर्किट मॉड्यूल रिक्वायरमेंट फॉर बिल्ट इन सेल्फ, जो एसेंशियल सर्किट मॉड्यूल है जो कि रिक्वायरमेंट होता है बिल्ट इन सेल्फ टेस्ट में, वो है सूडो रैंडम पैटर्न जनरेटर, जिसको हम सूडो रैंडम पैटर्न PRPG बोलते हैं, सूडो रैंडम पैटर्न जनरेटर। और एक होता है आउटपुट रिस्पॉन्स एनालाइजर, जिसको हम ORA बोलते हैं, आउटपुट रिस्पॉन्स एनालाइजर। अब टू कॉमन कैटेगरी ऑफ बिल्ट इन सेल्फ टेस्ट, देखिए 2 कॉमन कैटेगरी होते हैं बिल्ट इन सेल्फ टेस्ट, एक होता है लॉजिकल बिल्ट इन सेल्फ टेस्ट, एक होता है मेमोरी बिल्ट इन सेल्फ टेस्ट। लॉजिकल बिल्ट इन सेल्फ टेस्ट की बात करें तो क्या होता है, लॉजिकल बिल्ट इन सेल्फ टेस्ट विच इज डिजाइनर फॉर टेस्टिंग रैंडम लॉजिक, ये रैंडम लॉजिक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टिपिकली एम्प्लॉय ए सूडो रैंडम, जो कि सूडो रैंडम पैटर्न को एम्प्लॉय करता है, एम्प्लॉय सूडो रैंडम पैटर्न जनरेटर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लॉजिकल बिल्ट इन सेल्फ, क्यों, टू जनरेट इनपुट पैटर्न दैट आर अप्लाई टू द डिवाइस, जो कि जनरेट करे इनपुट पैटर्न जो कि अप्लाई किया जाए डिवाइस इंटरनल स्कैन चेन में, और मल्टीपल इनपुट सिग्नेचर रजिस्टर में, ठीक। उसी तरह हम बात करते हैं मेमोरी बिल्ट इन सेल्फ टेस्ट। तो मेमोरी बिल्ट इन सेल्फ टेस्ट जो है वो स्पेशली फॉर टेस्टिंग, इसका इस्तेमाल हम ज़्यादातर करते हैं
टेस्टिंग मेमोरी के लिए। इट इज़ आल्सो सर्किट दैट अप्लाई रीड एंड कंपेयर टेस्ट पैटर्न, उस सर्किट पे भी अप्लाई करते हैं जिसमें रीड और कंपेयर टेस्ट पैटर्न होता है। तो ये बिल्ट इन सेल्फ टेस्ट का डायग्राम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टेस्ट कंट्रोलर है, यहाँ पर टेस्ट किया गया, ये बेसिक आर्किटेक्चर है बिल्ट इन सेल्फ टेस्ट का। यहाँ पर हार्डवेयर पैटर्न जनरेटेड है, यहाँ पर रोम है, यहाँ पर कंपरेटर लगा है, यहाँ पर रेफरेंस है। कुछ इस तरह से इसका डायग्राम बनता है। ठीक, बनाएंगे इसको भी अगर आ जाएगा तो ये अच्छा एक्सप्रेशन क्रिएट करेगा। अब देखिए सूडो रैंडम पैटर्न जनरेटर क्या होता है। अगर हम इसका इस्तेमाल कर दें LFSR से तो क्या होगा। सूडो रैंडम नंबर जनरेटर जो होता है उसका इस्तेमाल करते हैं यूज इन VLSI डिजाइन टू टेस्ट पैटर्न जनरेटर फॉर टेस्टिंग द डिजिटल सर्किट इन बिल्ट इन सेल्फ टेस्ट। यानी इसका इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर VLSI डिजाइन में टेस्ट करने के लिए पैटर्न जनरेटर फॉर टेस्टिंग फॉर डिजिटल सर्किट के लिए। इस तरह से इसका डायग्राम बनता है। उसी तरह ORA का इस्तेमाल करते हैं यूजिंग LFSR की बात करें तो जैसे सिग्नेचर जनरेटर कंसिस्ट ऑफ सिग्नल इनपुट LFRS, यानी सिग्नेचर जनरेटर जो कि कंसिस्ट करता है सिंगल इनपुट LFSR इन विच ऑल लैचेज आर एस ट्रिगर, जिसमें प्रत्येक लेज होते हैं वो एस ट्रिगर होते हैं, उसमें हम ORA यूजिंग LFSR का इस्तेमाल करते हैं। ये डायग्राम है। अब एडवांटेज क्या है इसकी बात कर लेते हैं। चलिए एडवांटेज की बात करें तो रिड्यूस करता है कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग, इंडिपेंडेंट होता है टेक्नोलॉजी से, एनहेंस करता है फॉल्ट के कवर को, रिड्यूस करता है टेस्टिंग के टाइम को, कॉन्करेंट करता है कॉन्करेंट टेस्टिंग इसमें पॉसिबल होती है। डिसएडवांटेज की बात करें बिल्ट इन सेल्फ टेस्ट की तो पावर ओवरहेड इंक्रीज होता है, ऑन इंक्रीजिंग ऑन चिप टेस्टिंग हार्डवेयर कैन फेल, एडिशनल सिलिकॉन एरिया एंड पिन रिक्वायरमेंट होती है। ये इसका डिसएडवांटेज है। अब देखिए एक चीज़ और बच गया था जो कि डिजाइन फॉर टेस्टेबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, वो है कंट्रोलेबिलिटी एंड ऑब्जर्वेबिलिटी। अगर 2 मार्क्स में आ गया तो क्या लिखेंगे। तो देखिए कंट्रोलेबिलिटी क्या बताता है। द कंट्रोलेबिलिटी ऑफ एन इंटरनल सर्किट नोड विद द चिप इज मेजर ऑफ एन ईजी ऑफ द सेटल द नोड टू द 1 and 0 स्टेट। यानी देखिए कंट्रोलेबिलिटी क्या करता है, ये बताता है कि जो इंटरनल सर्किट नोड है किसी चिप का वो मेजर करता है सेटिंग करना नोड को 1 और 0 स्टेट पर। तो देखिए कंट्रोलेबिलिटी मेजर द डिग्री ऑफ डिफिकल्टी, कंट्रोलेबिलिटी क्या मेजर करता है, डिग्री ऑफ डिफिकल्टी ऑफ टेस्टिंग ए पर्टिकुलर सिग्नल यूजिंग द सर्किट। यानी डिग्री ऑफ डिफिकल्टी ऑफ टेस्टिंग ए पर्टिकुलर सिग्नल विथ इन द सर्किट कौन बताता है, कंट्रोलेबिलिटी मेजर करता है। अब ये सब आप पढ़ेंगे, अब समय कम है ना तो ये सब आप पढ़ेंगे। वही चीज़ है कंट्रोलेबिलिटी के बारे में बताया गया है कि गुड कंट्रोलेबिलिटी कम मिलेगी। ठीक, तो कंट्रोलेबिलिटी का मेन फंक्शन ये है। ऑब्जर्वेबिलिटी की बात करें तो द ऑब्जर्वेबिलिटी ऑफ ए पर्टिकुलर सर्किट नोड इज टू बी डिग्री टू विच यू कैन ऑब्जर्व ए नोड, यानी ऐसी डिग्री बताता है जिसमें आप ऑब्जर्व करते हैं नोड को एट ए आउटपुट ऑफ ए इंटीग्रेटेड सर्किट। अब ऑब्जर्वेबिलिटी क्या बताता है, तो ऑब्जर्वेबिलिटी मेजर द डिग्री ऑफ डिफिकल्टी ऑफ ए मेजरिंग द आउटपुट ऑफ गेट विथ इन द लार्जेस्ट सर्किट। ऑब्जर्वेबिलिटी मेजर करता है डिग्री ऑफ डिफिकल्टी जो कि मेजर किया जाता है आउटपुट ऑफ द गेट विथ ए लार्ज सर्किट टू चेक दैट इज टू चेक करने के लिए कि ये ऑपरेट कर रहा है करेक्टली या नहीं। तो यहाँ पर आपका यूनिट नंबर 5 पूरा खत्म हो गया है, इससे बाहर कुछ ही नहीं आएगा। इसको हमने 1 शॉट में कवर करने की कोशिश किया है। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।